इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो प्रोकैरियोटिक सेल के जो हमको एग्जांपल्स है हमारे यहाँ पे, वो एग्जांपल्स ये हैं कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, एंड these are the examples of prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर। अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएट करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। ओके, जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं इनका साइज जो है ये बहुत चेंज होता है। दे वेरी ग्रेटली इन साइज। और ये चार बेसिक टाइप के हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं, चार बेसिक टाइप के होते हैं। तो जो पहला टाइप है वो है हमारा बैसिलस, जिसको हम रॉड लाइक बोलते हैं, एंड यू कैन सी द शेप हियर। सेकंड वन इज कोकस स्फेरिकल, और ये इसका यहाँ पे स्फेरिकल शेप है। देन कॉमा शेप को हम विब्रियो बोलते हैं, एंड दिस इज द शेप हियर कॉमा। एंड स्पाइरलम स्पाइरल, और ये इस तरीके के शेप का रहता है। ठीक है। देन जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जो माइकोप्लाज्मास होते हैं ये ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, यहाँ पे एक डायग्राम है एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का। यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है, और इसी डायग्राम को पहले हम इसके पार्ट्स देखेंगे, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, और उसके बाद हम हर एक ऑर्गेनल को या हर एक पार्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज, अगर हम कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो इसके पास ना एक आउटर कवरिंग होती है, और इस आउटर कवरिंग में अगर हम देखें तो एक्चुअली यहाँ पे तीन लेयर्स प्रेजेंट है। लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यू कैन सी हियर आई हैव लेबल्ड इट हियर। ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसका नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एक टिपिकल सेल में पाई जाती है। ठीक है। इसके बाहर वाली जो लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। तो दिस इज द सेकेंड लेयर। और जो सबसे बाहर की लेयर है, जो थर्ड लेयर है, इसको हम बोल रहे हैं ग्लाइको कैलिक्स, इसका नाम होता है। ठीक है। तो अगर हम अंदर से बाहर जाएंगे तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देन सेकेंड वन इज सेल वॉल, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज ग्लाइको कैलिक्स। ओके, देन यहाँ पे मैंने लिखा है ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये हम यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि जो तीनों लेयर्स है ना ये मिलके सेल एनवेलप बनाती हैं। ठीक है। अगर सेल मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड हो जाती है तो ये एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसका नाम है मीसोसोम। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, जैसे हर एक सेल में प्रेजेंट रहता है ये पूरा यहाँ पे फैला हुआ है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अगर मीसोसोम के अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट हो जाती है और बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक हो जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है इसको हम क्रोमैटोफोर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ किया है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल और द जीनोम ऑफ द बैक्टीरिया। और ये जो जीनोम या जेनेटिक मटेरियल होता है यूजुअली ये सर्कुलर होता है और ये एक सिंगल होता है। ठीक है, सिंगल एंड सर्कुलर इसका जीनोमिक डीएनए रहता है। अपार्ट फ्रॉम जीनोमिक डीएनए एक और डीएनए प्रेजेंट होता है जिसका नाम है प्लाज्मिड डीएनए। ओके, इसके रोल्स होते हैं और इसको ज्यादा हम बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं, रोल ऑफ प्लाज्मिड डीएनए, बिकॉज इट इज यूज्ड अ लॉट इन बायोटेक्नोलॉजी। और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बैक्टीरिया के पास राइबोसोम प्रेजेंट होता है। जैसे आपको पता है राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, और भी कुछ यहाँ पे बॉडीज प्रेजेंट होती है जिसका नाम हम देते हैं इंक्लूजन बॉडी। तो ये है हमारा द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल, और इसमें अब हम हर एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला जो डिस्कशन में आता है दैट इज द सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। सेल एनवेलप के अंदर मैंने आपको बताई थी कि तीन चीजें होती है। सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद सेल वॉल होती है, उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स होता है। तो उसी चीजों को अभी हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। हैज केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, मतलब किसके पास केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप है? प्रोकैरियोटिक सेल के पास। जैसे हम यूकैरियोटिक सेल को देखें तो ना हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स है ना हमारे पास सेल वॉल है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल एनवेलप हैज टाइटली बाउंड, कितने लेयर्स प्रेजेंट हैं? तीन लेयर्स पाए जाते हैं। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ एनवेलप परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन, हर
लेयर का एक अलग फंक्शन है, जैसे सेल वॉल का अलग फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन का अलग फंक्शन है, ग्लाइकोकैलिक्स का अलग फंक्शन है। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। लेकिन देखो फंक्शन अलग है, लेकिन ये मिलजुल के एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट के जैसा भी काम कर सकते हैं। ठीक है, सेल एनवलप के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? जो सबसे बाहर होता है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर होता है सेल वॉल, और उसके सबसे अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। ओके, अगर हम देखेंगे तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये किससे बनी हुई होती है? सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, जिसको हम फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। और इसको हम यूकेरियोटिक सेल जब हम पढ़ेंगे तो उसके सेल मेम्ब्रेन में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे अबाउट फॉस्फोलिपिड्स। द नेक्स्ट थिंग इज सेल वॉल के बारे में। जो सेल वॉल होती है किससे बनी हुई होती है? ये बनी है पेप्टिडोग्लाइकैन, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकैन से बनी है, सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। ठीक है, सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। सेल ऐसा दिखेगा या सेल ऐसा दिखेगा, ये कौन डिटरमाइन कर रहा है? ये सेल वॉल डिटरमाइन कर रही है। एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इसको प्रोटेक्ट भी करती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ताकि बैक्टीरिया बर्स्ट या कोलैप्स ना हो जाए। जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे है, ठीक है, और ये यहाँ पे इसका बाहर क्या एक सेल वॉल है। अगर ये बैक्टीरिया पानी में प्रेजेंट है और इसके सब जगह पे पानी पानी प्रेजेंट है, तो पानी एंटर हो जाएगा सेल के अंदर और सेल के ब्लास्ट होने के चांसेस हो जाएंगे। जैसे कि बहुत ही ज्यादा पानी एंटर हो गया, सेल मोटा हो गया, तो सेल ब्लास्ट हो सकता है ना, बर्स्ट हो सकता है। सो बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करने का भी जो काम होता है वो सेल वॉल का होता है। जो आउटरमोस्ट लेयर है उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। डिफर्स इन थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसका थिकनेस अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होता है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं, और अगर थिक टफ लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ पे यू कैन सी द डायग्राम हियर। सो ग्लाइकोकैलिक्स अगर वो थिक एंड टफ है, थिक और टफ है, तो उसका नाम हमने क्या रखा है? कैप्सूल उसको हम बोलते हैं। और अगर ये लूज शीट के फॉर्म में पाया जाता है तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। ठीक है, सो दीज वर द टू डिफरेंट थिंग्स फॉर ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप, सेल एनवलप के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। और जो प्रोसीजर हमने यूज किया है क्लासिफिकेशन के लिए वो एक स्टेनिंग प्रोसीजर है डेवलप्ड बाय ग्राम द साइंटिस्ट। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग। पूरा प्रोसीजर आपको डिटेल में है नहीं, तो जितना एनसीईआरटी में गिवन है हम बस उतना ही देखेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये हमारे दोनों क्लासिफिकेशन के ग्रुप्स हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है? टेक्स अप ग्राम स्टेन। ग्राम मतलब क्योंकि जो साइंटिस्ट थे तो फिर नाम क्या पड़ गया? ग्राम स्टेन। टेक्स अप ग्राम स्टेन एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डज नॉट टेक अप ग्राम स्टेन। तो अगर हम स्टेनिंग करेंगे तो अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो वो स्टेन हो जाएगा, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो वो स्टेन नहीं हो पाएगा। हैज थिक पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर। पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर क्या था? सेल वॉल था ना, पेप्टिडोग्लाइकैन से बना था। सो हैज थिक पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर इन द सेल वॉल that traps the crystal violet stain making them appear blue। क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इनकी सेल वॉल कितनी मोटी है, क्योंकि इनकी सेल वॉल बहुत मोटी है। अगर हम इसके ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट, जो कि एक स्टेन का नाम है, अगर वो हम डालते हैं, इसकी सेल वॉल इतनी मोटी है कि वो क्या कहता है? क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को पकड़ लेता है, और इसीलिए हमको जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं ये पर्पल कलर में दिखाई देते हैं। ठीक है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनकी जो सेल वॉल है ये बहुत ही थिक होती है, तो इसमें क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन ट्रैप नहीं हो पाता है। और अगर मैं थोड़ा सा एडिशनल चीज आपको बताऊं तो हम क्रिस्टल वॉयलेट के बाद सैफरनिन डालते हैं, जो कि एक पिंक कलर का स्टेन होता है। तो सैफरनिन इसके ऊपर आ जाता है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमको पिंक दिखाई देते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल नजर आएंगे क्योंकि उनकी सेल वॉल थिक होती है। तो दिस इज मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है ये मोटी है, और ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है ये कैसी है? ये पतली है। ठीक है, और जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर से बनी हुई होती है। तो हमने
क्योंकि हमने ये डिस्कस कर लिया है, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो अब जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में रहेगा। सो इफ यू टेक अ सेल, यहाँ पे एक सेल अगर है तो सेल की जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग है उसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि किससे बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। ठीक है। So the first point about plasma membrane is that it is selectively permeable in nature. Selectively permeable in nature का मतलब है कि अगर ये सेल है और यहाँ पे ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, तो ये सारे ही मॉलिक्यूल्स को एंट्री नहीं देती है सेल के अंदर। बस कुछ ही मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंट्री कर सकते हैं, इसलिए इस सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है ये बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करती है, क्योंकि ये सेल जो है वो लिविंग है, तो सेल मेम्ब्रेन बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करेगी और जो पर्टिकुलर रिक्वायर्ड रिस्पॉन्सेज है उस तरीके से सेल काम करेगा। स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द यूकैरियोटिक सेल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोटिक सेल की, वो किससे सिमिलर होती है, यूकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिमिलर होती है। ओके। देन मीसोसोम्स, मीसोसोम क्या होते हैं, जब भी कोई जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर थोड़ी सी कहीं से अंदर दब गई या इन्वेजिनेट हो गई, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम मीसोसोम बोलते हैं। ठीक है। सो व्हाट आर मीसोसोम, इट इज स्पेशल मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इनटू द सेल। देखो ये जो एक्सटेंशन आ रहा है ना, ये सेल के अंदर की तरफ ये गड्ढा बन रहा है, ये सेल की अंदर की तरफ ये एक्सटेंशन आया है। ऐसा नहीं होता कि सेल की बाहर की तरफ एक्सटेंशन बन जाए। ये यू कैन सी दिस इज आउटसाइड, इट इज नॉट गोइंग आउटसाइड, इट इज कमिंग ऑन द इनसाइड। ओके। सो मीसोसोम इज कमिंग इनटू द सेल। एक्सटेंशन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। वेसिकल, जैसे कि ये जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सटेंशन बना है सेल मेम्ब्रेन का, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, वेसिकल बन गया। ऐसा लंबा सा स्ट्रक्चर है बन गया, ये क्या हो गया, ट्यूब्यूल बन गया। और ये ऐसा अगर स्ट्रक्चर बनता है तो इसको हम बोलते हैं लैमिले बोलते हैं। ठीक है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम सेम है, एज सनाज बायोकेमिस्ट्री, एज सनाज बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। ओके। तो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी। देन वी मूव अहेड। अब ऐसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक in नेचर होते हैं। ठीक है। तो ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जिनका नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, जैसे अभी हमने पढ़ा ना, ऐसे मीसोसोम अंदर की तरफ बैक्टीरिया में ऐसा स्ट्रक्चर एक बना लेता है। तो क्रोमैटोफोर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पहले भी दिखाया था, ये देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे प्रोकैरियोटिक सेल का। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने आपको ये बताया था कि ये अगर ऐसा इन फोल्डिंग अंदर की तरफ हो जाता है तो इसको हम मीसोसोम बोलते हैं। और अगर फोल्डिंग इस तरीके से अंदर की तरफ है और इसमें पिगमेंट प्रेजेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पिगमेंट यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर बोलते हैं। ठीक है। तो इसी टाइप का क्रोमैटोफोर हमारे एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, विच आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब फोटोसिंथेटिक है तो पिगमेंट तो चाहिए रहेगा ना उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए। सो इन साइनोबैक्टीरिया अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन द साइटोप्लाज्म, ये जो एक्सटेंशन आती है सेल के अंदर, यह एक्सटेंशन कहाँ दिख रही है हमको, साइटोप्लाज्म के अंदर दिख रही है ना, आर कॉल्ड एज क्रोमैटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट। और ये पिगमेंट क्या होती है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल है तो लाइट को ट्रैप करेगा और फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेटिक ये बैक्टीरिया हो जाएगा। ओके। द नेक्स्ट थिंग इज मीसोसोम के फंक्शन क्या क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने वापस आपके लिए डायग्राम बना दिया है कि ऐसा मीसोसोम दिखता है, और मीसोसोम के 7 फंक्शन है जो आपको मतलब याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। तो पहला जो फंक्शन है ये क्या है, मीसोसोम हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सेकेंड, डीएनए रेप्लिकेशन करने में मदद करता है। डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन करता है डॉटर सेल्स के अंदर। रेस्पिरेशन में मदद करता है। देखो अगर हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखें ना, तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, है ना, और रेस्पिरेशन होगा तो एनर्जी बनेगी। तो ये कौन सा सेल था, ये यूकैरियोटिक सेल था। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो ये रेस्पिरेशन करके एनर्जी कहाँ से बनाएगा। तो रेस्पिरेशन में इस प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन में कौन मदद कर रहा है, मीसोसोम मदद कर रहा है। ठीक है। then it will help in secretion process, it will increase the surface area of the plasma membrane। क्योंकि अगर सिर्फ मेम्ब्रेन ऐसी थी तो सरफेस एरिया कम था, अगर मेम्ब्रेन ऐसी ऐसी ऐसे हो जाती तो सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है।
एंड इंक्रीजेस द एंजाइमेटिक कंटेंट। तो अगर हम ऐसी मेम्ब्रेन में देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे एंजाइम्स इसमें पाए जा रहे हैं, तो इसमें एंजाइम्स कम रहेंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसा मीसोसोम टाइप स्ट्रक्चर बन गया तो यहाँ पे हम एंजाइम और ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं ना। तो मीसोसोम क्या करते हैं, एंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ाता है। यू कैन सी हियर आई हैव ड्रॉन द डायग्राम हियर। यहाँ पे जैसे कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो अगर ऐसा मीसोसोम बनता है तो इसमें एंजाइम भी हम ज्यादा उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ओके। सो दैट वाज अबाउट। अब हमने इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, हमने सेल वॉल के बारे में आई डोंट रिमेम्बर पढ़ा या नहीं अभी तक। ओके ठीक है, एनीवेज, और हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट जो अभी हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी फ्लैजेला के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो फ्लैजेला क्या है, इट इज सबसे पहली बात कि फ्लैजेला होता क्या है। फ्लैजेला जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, अगर ये बैक्टीरिया चल सकता है, मतलब मूव कर सकता है, या एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, जा सकता है, तो इसको एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम फ्लैजेला होता है। So this flagella is helping the bacteria move. uh, and this bacteria is called as motile bacteria। इस बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, मोटाइल बैक्टीरिया बोलेंगे, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, एक फ्लैजेला प्रेजेंट है। ठीक है, तो फ्लैजेला क्या है, जैसे कि मैं भी बता रही थी कि बैक्टीरिया अगर मोटाइल है या मोबाइल है या मूव कर सकता है तो उसके पास फ्लैजेला रहेगा, और अगर बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजेला नहीं रहेगा। तो सारे ही बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला होता है और कुछ और किसी के पास प्रेजेंट नहीं होता है। और फ्लैजेला का नंबर और अरेंजमेंट भी डिफर करता है, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया में जैसे फ्लैजेला एक ही है, कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजेला ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट है। ओके, कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजेला का अरेंजमेंट ही डिफरेंट है, इस तरीके का फ्लैजेला प्रेजेंट है। और कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट ऑन बोथ द कॉर्नर्स फॉर एग्जांपल, ऐसा है। तो वही स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला आर डिफरेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, सो फ्लैजेला क्या है, फ्लैजेला दे आर थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल। मतलब जो फ्लैजेला निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, वो सेल वॉल से निकल रहा है। और यहाँ पे मैंने एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाया हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। तो जो फ्लैजेला निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, वो सेल वॉल से निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला सेल वॉल से निकलता है। ठीक है, अगर हम सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखें तो ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर नहीं, सॉरी, अगर हम फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर कैसा रहता है। ये जो पहले यहाँ पे मैंने ब्लू ब्लू में ड्रॉ किया है, ये मैंने सेल वॉल को ड्रॉ किया है। यू कैन सी हियर कि हमने सेल वॉल को जूम इन कर किया है, और ये सेल वॉल है, और सेल वॉल के अंदर से हमको ये दिख रहा है कि ये फ्लैजेला निकला हुआ है। ठीक है, फ्लैजेला के तीन तीन पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट है वो है बेसल बॉडी, जो कि सेल वॉल के अंदर घुसा हुआ है। देन द सेकेंड पार्ट ऑफ फ्लैजेला इज द हुक, ये यहाँ पे ये हुक हो गया। और जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, ये फिलामेंट हो गया, ऐसा ये लंबा सा क्या हो गया, फिलामेंट हो गया। ठीक है, तो फिलामेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, फिलामेंट को हम डिफाइन करेंगे लॉन्गेस्ट पोर्शन, जैसे कि बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट में जो सबसे लंबा पार्ट है वो कौन सा होता है, वो फिलामेंट होता है। सो लॉन्गेस्ट पार्ट एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल सरफेस टू द आउटसाइड, और ये सेल सरफेस से बाहर की तरफ निकलता है, ना कि अंदर की तरफ। ऐसा फ्लैजेला अंदर नहीं आता है, फ्लैजेला बाहर की तरफ टू द आउटसाइड जाता है, और ये सेल के मूवमेंट में मदद करता है। ठीक है, ओके। अब अगर हम जैसे हम फ्लैजेला डिस्कस कर रहे थे, तो फ्लैजेला क्या था, सरफेस पे स्ट्रक्चर था ना, ये ऐसे सरफेस पे स्ट्रक्चर था। तो सरफेस पे और क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, एक है पिलाए और दूसरा है फिम्ब्रिए। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, जैसे कि यहाँ पे ये मैंने फ्लैजेला ड्रॉ किया है, फिर यहाँ पे मैंने पिलाए ड्रॉ किया, और यहाँ पे मैंने कुछ क्या क्या ड्रॉ किया है, फिम्ब्रिए भी ड्रॉ किया है। ठीक है, तो जो सरफेस से निकलने वाले स्ट्रक्चर्स है वो है फ्लैजेला, फिम्ब्रिए एंड पिलाए, और हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, सो पिलाई एंड फ्लैजेला दे हैव नो रोल इन मोबिलिटी, मतलब
मूवमेंट ऑफ द सेल में पिलाई और फिम्ब्रिया का कोई रोल नहीं होता है, फ्लैजेला का रोल होता है मोबिलिटी के अंदर। जो पिलाई है ये लंबा ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पेशल प्रोटीन से बना होता है। और अगर हम थोड़ा एडिशनल देखें तो ये जो पिलाई है ये एक प्रोटीन जिसका नाम पिलिन होता है उससे ये बना हुआ होता है, ठीक है। सो पिलाए आर द इलोंगेटेड लंबा ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है जो कि स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ है। और जो फिम्ब्रिये है ये क्या है, ये स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स है। जैसे ब्रश होता है ना, हमारा टूथ ब्रश होता है उसके ऊपर ऐसे ब्रिस्टल्स निकले हुए होते हैं, तो वैसे ही सेल के सरफेस के ऊपर फिम्ब्रिये निकले हुए होते हैं। सो स्मॉल ब्लिस्टर्स लाइक फाइबर्स कमिंग आउट ऑफ द सेल। और ये कहाँ पे आ रहे हैं, सेल के बाहर आ रहे हैं, सेल के अंदर नहीं जा रहे हैं। बाहर आते हैं ना ब्रश, दांत उसके जो होते हैं वो बाहर आते हैं। और एक जो रोल है फिम्ब्रिये का, ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया की बॉडी को रॉक से अटैच करने में मदद करता है इन स्ट्रीम्स, मतलब जैसे पानी के किनारे जो रॉक है उसमें बैक्टीरिया बह ना जाए, तो फिम्ब्रिये ये करता है कि उसको बैक्टीरिया को फिम्ब्रिये की मदद से रॉक के ऊपर चिपकाने में मदद करता है। या तो होस्ट टिश्यू के ऊपर भी बैक्टीरिया चिपकने के लिए फिम्ब्रिये का इस्तेमाल करता है। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने ग्रे कलर में सेल बनाई, ये मैंने होस्ट सेल बनाया। जैसे कि हमारे बॉडी में अगर ह्यूमन बॉडी में बैक्टीरिया घुस गया, ओके, तो होस्ट टिश्यू, जो हमारा टिश्यू है वो होस्ट टिश्यू हो जाएगा। और उसके ऊपर अगर बैक्टीरिया को चिपक के इन्फेक्शन करना है तो ये किसकी मदद लेगा, ये फिम्ब्रिये की मदद से ऐसे चिपक जाता है, ठीक है। ओके, सो दैट वाज अबाउट द सेल सरफेस स्ट्रक्चर। द फर्स्ट वन वाज फ्लैजेला, देन फिम्ब्रिये एंड देन पिलाई। ओके, आगे चलते हैं। अभी राइबोसोम के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। So what is ribosome? It is associated with the plasma membrane. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्यों, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि राइबोसोम है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे चिपका हुआ है, ओके, ऐसा ही ऐसा प्रेजेंट हो सकता है। सो एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है, 15 to 20 नैनोमीटर इन साइज है राइबोसोम की। और ये जो राइबोसोम है ये 2 यूनिट से बना हुआ होता है। एक यूनिट है स्मॉलर सब यूनिट और दूसरी होती है लार्जर सब यूनिट, ओके। जो स्मॉलर सब यूनिट होती है 30s होती है और जो लार्जर सब यूनिट होती है 50s होती है। एस क्या है, एस इज स्वेडबर्ग्स यूनिट, स्वेडबर्ग्स यूनिट, ओके। और ये हमको सेडिमेंटेशन के बारे में भी बताती है, सेडिमेंटेशन यूनिट भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक वैल्यू है, ये सेडिमेंटेशन क्या है वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, एक वैल्यू है जो आपको पता होनी चाहिए। स्मॉलर सब यूनिट इज 30s एंड लार्जर सब यूनिट इज 50s। नोबडी इज गोना आस्क यू स्वेडबर्ग का डिटेल क्या है या सेडिमेंटेशन का डिटेल क्या है, तो आप बस इतना ही रिमेम्बर करना आपके लिए इनफ है, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये जो पूरा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है ये कितने का बना हुआ है, 70s का ये बना हुआ है। देखो ये ऐड नहीं करना, ये ऐड नहीं करना, हमको ऐड करेंगे तो 80s हो जाएगा, तो वी डोंट हैव टू ऐड हियर, हमको यहाँ पे ये चीज को ऐड नहीं करना, इट इज नॉट एडिटिव वैल्यू, ओके। सो यू टू कीप दैट इन माइंड। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है टोटल उसका वैल्यू कितना देते हैं, 70s देते हैं। जो राइबोसोम है इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा मैंने कोई गिफ्ट लिया और उसको मैंने गिफ्ट रैप कर दिया, ओके, ऐसा मैंने कोई गिफ्ट लिया और उसको मैंने गिफ्ट रैप कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि अगर ये कोई स्ट्रक्चर है तो ये इसका मेम्ब्रेन है ना, वैसा राइबोसोम में नहीं होता, बस यही है, इसके ऊपर कोई रैपिंग प्रेजेंट नहीं है, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो ये दिस बिकम्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो राइबोसोम है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, इसके ऊपर कोई रैपिंग, गिफ्ट रैपिंग काइंड ऑफ प्रेजेंट नहीं है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ओके, ठीक है। तो जैसे कि न्यूक्लियस होता है ना, जैसे उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सेल होती है, सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स होती है। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट की 2 मेम्ब्रेन्स होती है। वैसा राइबोसोम के पास कोई भी मेम्ब्रेन पाई नहीं जाती है। और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन फैक्ट्री, नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन फैक्ट्री, इट इज द प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब है यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, एट टाइम्स क्या होता है ना, बहुत सारे राइबोसोम जमा हो जाते हैं। देखो आप इंडिविजुअली काम करो तो काम स्लो होगा, अगर आप काम ग्रुप में करो तो काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे जो राइबोसोम है ये क्या हो जाते हैं, ये
ऐसे लाइन में अरेंज हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिनका नाम है पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम, ठीक है। तो सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म्स अ चेन। और ये जो राइबोसोम जिसके ऊपर चिपकते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। क्यों चिपकते हैं राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर? बिकॉज मैसेंजर आरएनए के पास मैसेज है, इंफॉर्मेशन है कि भाई प्रोटीन तुमको बनाना तो है, लेकिन प्रोटीन कौन सा बनेगा? सी, राइबोसोम को प्रोटीन तो बनाना है, उसको हम प्रोटीन फैक्ट्री तो बोल रहे हैं, लेकिन कौन सा प्रोटीन बनाना है ये इन्फॉर्मेशन कौन लेके आता है? मैसेंजर आरएनए लेके आता है, ठीक है। हमको काम तो करना है ग्रुप में मिलके, लेकिन काम करना क्या है? वो जो मैसेज आ रहा है वो मैसेंजर आरएनए लेके आ रहा है, ठीक है। सो आई हैव रिटन हियर आल्सो कि मैसेंजर आरएनए हैज द मैसेज टू मेक द प्रोटीन। पॉलीसोम ऑफ राइबोसोम ट्रांसलेट्स एमआरएनए टू प्रोटीन। तो एमआरएनए से वो क्या बना देता है? प्रोटीन का सिंथेसिस कर देता है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज द इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी को भी हम पढ़ लेते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ओके, अब हमको बात करना है इंक्लूजन बॉडी के बारे में। सो इंक्लूजन बॉडी क्या होती है? रिजर्व्ड मटेरियल आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द इंक्लूजन बॉडी। जैसे कि सेल के अंदर कोई चीज है, उसको वो स्टोर करना है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व मटेरियल, तो वो क्या करेगा? अपने अंदर वो जो जो भी उसको स्टोर करना है वो किसके अंदर स्टोर कर लेगा? वो इंक्लूजन बॉडी के अंदर स्टोर कर लेगा। और ये भी ऐसी बॉडीज है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन पाई नहीं जाती है। तो ऐसे कौन से दो स्ट्रक्चर्स हमने देखे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है? तो पहला वाला था राइबोसोम, और सेकंड वाला है हमारा इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है इंक्लूजन बॉडी? दे आर फ्रीली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और ये इंक्लूजन बॉडी के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? फॉस्फेट ग्रैन्यूल, जैसे कि उसको फॉस्फेट स्टोर करना था, तो कहाँ स्टोर करेगा वो? इंक्लूजन बॉडी जिसका नाम फॉस्फेट ग्रैन्यूल है उसके अंदर वो फॉस्फेट स्टोर करेगा। देन कम साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। साइनोफाइसिन के अंदर वो पिगमेंट स्टोर करेगा, और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल के अंदर वो ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा, ठीक है। कुछ जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर गैस वैक्यूल पाया जाता है। और कौन है ऐसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिनके अंदर गैस वैक्यूल पाया जाता है? दैट इज ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन किन किन के अंदर? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन सा है? ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सो गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर गैस वैक्यूल पाया जाता है। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उनके अंदर ये भी पाया जाएगा ना, क्रोमैटोफोर, क्योंकि उसमें पिगमेंट है और उनको खाना बनाना है। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर क्रोमैटोफोर भी रहेगा, और क्या रहेगा? और गैस वैक्यूल भी रहेगा, ठीक है। उसके अंदर गैस प्रेजेंट रहेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, और नेक्स्ट लेक्चर में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द सेशन।